हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग 12 क्लास का जो है ना वॉल्यूम 1 का हम लोग प्रथम चैप्टर देखेंगे, जिसमें बहुत सारे आपका जीके जीएस बनने वाले हैं और बीपीएससी टीचर के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी टीचर लोग पढ़ाते हैं वह इसी बुक से इसी पार्ट से उठाकर छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, जिससे आप लोगों को मेन क्वेश्चन छूट जाता है। तो हम का किया है कि खजाना ही आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन जो भी बनने वाला है हड़प्पा सभ्यता से, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको बारीकी से पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो सुनिए आप लोग अच्छे से और याद कीजिए। हड़प्पा मुहर जो था संभवतः हड़प्पा और तथा सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु था। यानी सबसे जो पुरातत्व वस्तु जो था वह हड़प्पा में जो मिला था वह था। ठीक है, जो मुहर था ना वह सेल खरी नामक पत्थर के बनाई जाती थी। मुहर किसकी बनाई जाती थी? सेल खरी के जो पत्थर होते थे वो उससे बनाए जाते थे मुहरे, और समान उस पर जानवर के चित्र होता था, लिपि में लिखा हुआ होता था। जो अभी तक जो लिखा हुआ था उस पर वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि हम जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको अंडरलाइन किए हुए हैं, जिससे आप लोगों को पूरा बुक ना पढ़कर आपको केवल क्वेश्चन जो आते हैं वो उसी से आपको याद करना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है और क्या नाम है, तो हड़प्पा संस्कृति भी उसका नाम है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट पुरातत्व में मुहरे आते हैं, मनके आते हैं, बाट आते हैं, पत्थर आते हैं, और फलक वाली पकी हुई मिट्टी ईंटें मतलब कि आती है। ठीक है, यह पूरा वस्तु है। जो सबसे पुराने वस्तु उस समय होते थे वह मुहर है, मनके है, बाट है, पत्थर है, और ये सब है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्र में ये वस्तु मिले हुए हैं। अलग अलग स्थान पे ये मिलते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अलग अलग देखेंगे आप कि कार्बन डेटिंग द्वारा 2500 से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि आपका हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुआ है वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा हम उसी को देखेंगे और उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूँ मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफ़ेद चना मिला है और तिल मिला है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी जो है ना रबी फसल है। ठीक है, अब इसको भी याद रखिएगा कि सभी रबी फसल में आते हैं। गेहूँ भी आते हैं, जौ भी आते हैं, दाल भी आते हैं, सफ़ेद चना भी आते हैं और तिल भी आते हैं। बजरे के दाने हैं वह गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग मारिएगा कि गुजरात स्थल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले जानवरों की हड्डी में मवेशियों जैसे भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डी भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, चलिए आप लोग को याद हो गया हुआ, ऐसा हमको एहसास है। ये सभी जानवर जो पालतू थे जंगली प्रजाति जैसे वाराह यानी सुअर, हिरन, घड़ियाल की हड्डी भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो जानवरों का भी अवशेष मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता से, और अनाजों का भी अवशेष मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ पे कह रहा है कि मुहर पर किए गए लेखांकन मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी देती है कि इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग होता था? तो बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनवाली जो हरियाणा में पड़ता है से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। यानी कहा गया है कि
खिलौने जो बनाए जाते थे उस समय मिट्टी के, उस पर किसका चित्र मिला हुआ है? तब बैलगाड़ी का मिला हुआ है, जो कहाँ से मिला हुआ है? तो चोलिस्तान से मिला हुआ है और बनवाली से मिला हुआ है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कालीबंगन जो है राजस्थान में नामक स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। और कालीबंगन से क्या मिला हुआ है? जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिला हुआ है। हल रेखा के दो समूह एक दूसरे के संपूर्ण पर काटती थी, यह कहाँ मिला हुआ है? तो कालीबंगन में मिला हुआ है। इससे विद्यमान होता है कि दोहरे फसल यहाँ उगाए जाते थे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा सकता दोस्तों। लेकिन कहने का मतलब है कि बीपीएससी टीचर के लिए जो है ना, यह बहुत ही खास इंपोर्टेंट वीडियो है। अधिकांश हराप्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित होता था। इसका भी कारण है कि अधिकांश हराप्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित होता था, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में सुरकोटदई नामक हराप्पा स्थल से नहरें के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले। यानी आपसे पूछेगा कि नहरों के अवशेष कहाँ मिले हुए हैं? तो अफगानिस्तान के सुरकोटदई स्रोतोगई से मिला हुआ है नहरों के अवशेष, ये आप याद रखिएगा। चलिए, कुएं से प्राप्त पानी का सॉरी, ये उल्टा हो गया है। कुएं से अवशेष पानी के प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। ठीक है, मतलब कुएं से जो था ना, कुएं से पानी निकाल कर उसका सिंचाई में प्रयोग किया जाता था। गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। यानी कहने का मतलब है कि उस समय जो था कि कुओं, जैसे धौलावीरा में चाहे लोथल में आपको कुएं के अवशेष मिले हैं, उससे भी खेती में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और आप लोग ये देखेंगे कि धौलावीरा में भी मिले हुए हैं, जिससे खेती में सिंचाई करने के लिए सुविधा होती थी। हराप्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहल शहरी केंद्र का विकास है। यानी कहने का मतलब है कि हराप्पा सभ्यता का सबसे अच्छा क्या था? तो शहरी केंद्रों का विकास था। ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, ये आपको याद रखना है। कि पूछेगा कि सबसे पहले खोज किसका हुआ? हराप्पा का हुआ। लेकिन सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हराप्पा है। ठीक है, बस्तियों दो भागों में विभाजित होती थी, एक छोटे लेकिन ऊंचाई पर बनाए गए तथा दूसरे कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाए गए। ठीक है, आगे इसका आपको हल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे निचले जो स्थल थे, यहाँ पे दुर्ग के बारे में देखेंगे जो ऊंचे स्थल पे बने हुए थे। ठीक है, तो दुर्ग के बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे करा विशाल स्नानगार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय और चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए, ठीक है, उत्तर और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनाई थी। जलाशय के किनारे पर ईंट को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ईंटों को जमाने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। 8 स्नानघर बनाए गए थे। कितने स्नानघर बनाए गए थे? 8 स्नानघर बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे है कि मिस्र के विशाल पिरामिड जिसमें से कुछ हराप्पा स्थल समकालीन थे, ये परिचित है कि इसमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे तथा बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति को दफनाई गई थी। यानी पिरामिड उस समय का था ना, उसमें भी धन दौलत छुपाकर रखा जाता था। ठीक है, चलिए, कुछ कब्र में मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः
एक ऐसे मान्यता की ओर संकेत करती है जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत प्रांत प्रयोग किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले हैं। तो ये कहा जाता है कि हराप्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष के खोपड़ी के समीप शंख के 3 छले क्या मिले हैं। मन के सैकड़ों सूक्ष्म मतलब आभूषणों मिले हैं। कहीं कहीं पर मृतकों के तांबे के दर्पण के साथ दफनाए गए हैं। कहाँ? तो हराप्पा सभ्यता में। ठीक है, उस समय शवों के साथ शंख को दफनाया गया, तांबे के आईना को दफनाया गया, ये सब उस समय मिला था। चलिए, फ्यांस क्या है? तो ये पूछता है कि फ्यांस क्या है। तो घसी हुई रेत तथा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका कर बनाए गए पदार्थ को ही फ्यांस कहते हैं। ये छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। क्या था? बनाना कठिन था। जिसको बनाना कठिन था उस समय उसको क्या कहा जाता था? ये महंगी वस्तु है, कीमती वस्तु है, फ्यांस यही है। ठीक है, इसको आप देखिएगा कि फ्यांस यही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि महंगे पदार्थ से बने दुर्लभ वस्तु सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हराप्पा जैसे बड़ी बस्तियों में केंद्रित थी। महंगे पदार्थ से बने दुर्लभ वस्तु सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हराप्पा जैसे बड़ी बस्तियों में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में ये विरल मिलती है, यानी छोटी बस्तियों में मिलवे नहीं करती है। कौन? तो महंगी और दुर्लभ वस्तुएं सिर्फ कहाँ मिलती थी? मोहनजोदड़ो और हराप्पा में। फ्यांस से बने लघु चित्र जो संभवतः सुगंधित द्रव के पात्र में के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हराप्पा में मिलते थे। और कालीबंगन जैसे छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं। कालीबंगन जो वस्तु थी उसमें बिल्कुल ही नहीं महंगी और दुर्लभ वस्तु मिलती थी, वहाँ नहीं मिलती थी। केवल मिलती थी मोहनजोदड़ो और हराप्पा में मिलती थी। सोना हराप्पा स्थलों से मिले आभूषणों से प्राप्त हुआ है, यानी सोना उस समय मिला हुआ है। चनहुद्रो के बारे में देखेंगे कि चनहुद्रो को चिन्हित कीजिए। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, तो वहीं चनहुद्रो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के संचयन थी, यानी चनहुद्रो क्या थी? शिल्प उत्पादन के संचयन थी। शिल्प कार्य में मनके बनाने, शंख की कटाई, धातु कर्म, लघु निर्माण, मुहर निर्माण तथा बाट निर्माण सम्मिलित। ठीक है, शिल्प उत्पादन में जो कहाँ थे? चनहुद्रो में। मनके बनाने यानी निर्माण करने में प्रयुक्त पदार्थ की विविधता उल्लेखनीय है। सुंदर लाल रंग के बनाए जाते थे। ठीक है, मनके, धातुएं, शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होते थे। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थर को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। सोने के टोप वाले पत्थर में होते थे। ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे कह रहा है कि सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है। सेलखड़ी क्या है? एक बहुत मुलायम पत्थर है जिससे मुहर बनाई जाती थी, आप लोग पढ़े हुए हैं। तो सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, यह आसानी से कार्य हो जाता था। इससे कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को संचा में ढाल कर तैयार किया जाता था। कुछ मनके जो था ना, वह सेलखड़ी के चूर्ण के लेप में सांचे में ढालकर तैयार किया जाता था। कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे तथा उत्पादन में विभिन्न चरणों के मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। ठीक है, चलिए चनहुद्रो लोथर। ठीक है, और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष प्रकार के उपकरण मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? चनहुद्रो, लोथल और धौलावीरा में।
चनहुद्रो लोथल धौलावीरा में छेद करने के विशेष प्रकार के उपकरण मिले हुए हैं। और ये याद रखिएगा क्योंकि ये VVI है कि नागेश और बालाकोट को चिन्हित करें तो दो वस्तुओं समुद्र तट के समीप स्थित। पूछेगा क्वेश्चन कि दो वस्तुएं, वे दो जगह कौन से है जो समुद्र के तट पर स्थित थे, तो नागेश्वर और बालाकोट। ठीक है। और पूछेगा कि छेद करने वाले विशेष प्रकार के उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो चनहुद्रो लोथल और धौलावीरा से मिले हुए हैं। ये सब क्वेश्चन बनने वाला है, आप लोग बना लीजिएगा वीडियो देखकर, और इस वीडियो को आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, चनहुद्रो तथा लोथल से तैयार माल। चनहुद्रो शिल्पकार वहाँ थे, वहाँ से बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन होता था। और लोथल में तैयार माल यानी मन के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी शहरी केंद्र में लाए जाते थे। किस लिए? बिकने के लिए लाए जाते थे वहाँ से बिकने के लिए। चलिए, अब कह रहा है कि बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत है कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मांग द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। यानी बैलगाड़ी उस समय था, वह परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ समुद्र और नदियों, मार्गों, तटों द्वारा भी प्रयोग किया जाता था यातायात। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि उन्होंने नागेश और बालाकोट के जगह शंख आसानी से उपलब्ध था। क्यों उपलब्ध था? क्योंकि यह समुद्र के किनारे था। आप लोग देखे हैं कि नागेश्वर और बालाकोट कहाँ स्थित है, तो यह समुद्र के किनारे स्थित है, और यहाँ से शंख बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। अब कह रहा है कि अफगानिस्तान के शत्रुघ्नी, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाली नीले रंग के पत्थर लाजवर्ध मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। क्या आप समझे ये कि अफगानिस्तान में शत्रुघ्नी, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाली नीले रंग के पत्थर लाजवर्ध मणि कहाँ से मिलता था, तो शत्रुघ्नी से मिलता था। और सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित यह लोथल जो कार्निलिन माने गुजरात के भरूच से मिलते थे। कार्निलियर कहाँ से मिलते थे, तो यह भरूच से मिलते थे गुजरात में। सेलखरी दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से मिलते थे। और धातु जो था वह मिलता था राजस्थान से। तो आप इसको याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्य से पुरातत्वविद ने गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति का नाम दिया गया है। आप देखेंगे कि खेतरी मध्य प्रदेश में है, जो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे आते हैं। तांबा जो था वह ओमान से लाया जाता था। तांबा कहाँ से लाया जाता था? ओमान से लाया जाता था। ओमान तांबे तथा हड़प्पा पुरातत्वविद का अंश मिला है। ओमान में तांबे तथा हड़प्पा संस्कृति के अंश मिला है, क्योंकि ये आगे देखिएगा कि इसमें निकेल जो था, इसमें पता चला है जो मेसोपोटामिया में तांबे में निकेल मिला है, वहीं हड़प्पा सभ्यता के तांबे में निकेल मिला है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत सभ्यता थी, यानी उसी समय के हड़प्पा सभ्यता भी थी। ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त होता था। मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था मेसोपोटामिया में? तो ओमान के लिए प्रयुक्त होता था। और मेसोपोटामिया के स्थल से मिले तांबे में भी निकेल के अंश मिले हैं। पुरातत्वविद खोज ने हड़प्पा मोहरों वाट पासे तथा मन के शामिल है। ठीक है। पुरातत्वविद में आपको कहे हैं कि मोहर है, बाट है, पासे है, ये उसके बाद में शंख है, ये सब उस समय के खोजे गए थे। पुरातत्विक मतलब खोज है यह। ठीक है। दिलमुन
बहरीन द्वीप। दिलमुन किसका नाम है? बहरीन द्वीप को उस समय दिलमुन किसको कहा जाता था? बहरीन द्वीप का नाम था दिलमुन। और मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, चलिए। हाजा पक्षी किसे कहा जाता है? तो मोर को कहा जाता है। ऐसे मोर को कहा जाता है हैजा। हैजा जो हैजा नहीं है, हाजा पक्षी जो है वो मोर को कहा जाता था। ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया के संपर्क में सामुद्रिक मार्ग से था। ये भी बात सही है कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मुहर पर जहाज़ों तथा नावों का चित्रांकन पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में कह रहा है कि मुहरों तथा मुद्रांकनों पर प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों के सुविधा अनुसार बनाए जाते थे। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। तो उस समय मुहर किस लिए लगाया जाता था? तो मुहर इसलिए लगाया जाता था क्योंकि बहुत दूर की यात्रा व्यापारी अपने वस्तुओं पर मुहर लगाते थे ताकि वह सुरक्षित वहाँ पहुँचाया जा सके। इसलिए मुद्रांकन किया जाता था, उस पर एक छाप दिया जाता था। ठीक है, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह, कितना कह रहा है कि सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह, हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, वह उत्कीर्ण था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जो लिखी जाती थी लिपि वह दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बाट समांतर चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट किसके बनाए जाते थे? चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि 12,800 थे, जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली में थी। छोटे बाट का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनके को तौलने में किया जाता था और धातु से बने तराजू के पड़ले भी मिले हैं। कहाँ? हड़प्पा से। अब कह रहा है कि हड़प्पाई पुरातत्वविद असाधारण एक रुपये को ही ले, जैसे कि मृदभांड, मुहर, बाट, ईंट स्पष्ट है। क्या है? जैसे मृदभांड जैसा है, यह पुरातत्व वस्तु है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं और आपको यही बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं बीपीएससी टीचर 11-12 में, 9th-10th में। तो आप लोग इसको पूरे वीडियो को देखें। कह रहा है कि कुल मिलाकर पुरातत्व वस्तु तथा बस्ती इन संस्कृति में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। ठीक है, कह रहा है कि कुल मिलाकर पुरातत्व वस्तु तथा बस्ती इन संस्कृति में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृति को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा जाता है। कह रहा है कि कुल मिलाकर पूरा वस्तु तथा बस्तियाँ एक इस संस्कृति की ओर, ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इस संस्कृति को ऊपरी माने उत्तरी हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है इनमें जलवायु परिवर्तन, वन कटाई, अत्यंत बाढ़, नदी सूख जाना, मार्ग बदलना, ये सब भूमि अत्यधिक उपयोगी सम्मिलित है। मतलब कि भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। ये सब बात उस समय किया जाता था। चलिए अब कह रहा है जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो की खोज। जो जॉन मार्शल थे उनका आगमन हुआ। जॉन मार्शल जो थे 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के इस भाग में 16 लोग के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्हें मृत्यु के समय क्या हुए थे? पहने हुए थे। 1925 में मोहनजोदड़ो में इसी भाग में 16 लोग
के अस्थि पंजर और आभूषण सहित दफनाए गए थे उस समय उसका मृत्यु से मिला हुआ है। ठीक है। 1947 RES व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातत्वविद साक्ष्य का महाद्वीपीय प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्य से संबंधित स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर। क्या है? प्राचीर, किला, गढ़। ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में अभ्यास होता है कि यह पुरुष, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था। बताइए, मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण से आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। IEM व्हीलर हड़प्पा 1946 से 1947 को देखिए। इसमें कह रहा है कि 1960 के दशक में जॉन डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो के जनसंहार के साक्ष्य पर सवाल उठाया। कौन उठाया है? तो 1960 के दशक में जॉन डेल्स ने इस पर सवाल उठाया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जब कनिंघम का भ्रमण, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्व के क्या किया? उत्खनन आरंभ किया। ठीक है। किसने किया? तो यह कनिंघम ने किया। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं और 7वीं शताब्दी ईसा के बीच महाद्वीपीय में आए चीन बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वेदांग का प्रयोग किया। क्या किया? देखिए, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं और 7वीं शताब्दी ईसा के बीच महाद्वीपीय में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वेदांत का प्रयोग किया। कौन किया? यह किया कनिंघम। अब कह रहा है कि हड़प्पा जैसे पुरातत्वविद को चीनी तीर्थयात्रियों ने यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। उस समय वो क्या जानता है? चीनी यात्री क्या जानता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है? वो तो उत्खनन के बाद ना पता चलेगा। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दिया। ठीक है। मुहर दिया तो पूछेगा क्वेश्चन कि किसको एक अंग्रेज ने हड़प्पाई मुहर प्रदान किया था सबसे पहले? तो कनिंघम को प्रदान किया गया था। उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ किसका? कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहर के साथ हुआ। किसने कहा था? तो यह कनिंघम ने कहा था। कह रहा है कि दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविद हड़प्पा के मुहर खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभ ऐतिहासिक स्तर में कहीं अधिक प्राचीन मानी जाती है, यानी उससे प्राचीन संबंधित थे। अब कह रहा है कि 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। अब आपको यह याद रखना होगा कि किस अंग्रेज ने पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता की नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी? तो डायरेक्टर जनरल मार्शल ने कर दी 1924 ईस्वी में। यहाँ पे एक बुक है द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी। किसने लिखा? तो यह SN राव ने लिखा है। यह आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आएगा। चलिए, अब कह रहा है कि यहाँ पर भी कह रहा है यह भी मेसोपोटामिया के समकालीन ही थी। कौन? हड़प्पा सभ्यता। आप देखें कि मुहर भी मिला और तांबे के निकल भी मिला।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यक्रम संभवतः भारतीय पुरातत्व के एक व्यापक परिवर्तन काल था। ठीक है, कनिंघम की तरह ही उन्होंने भी आकर्षण खोज की दिलचस्पी रखी थी। कौन? तब मार्शल ने भी रखी थी। चलिए, अब कह रहा है कि मार्शल परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। कौन? मार्शल। ठीक है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.V. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर की पहचान की एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टिल्ले के अस्तर विन्यास के अनुसरण करना अधिक आवश्यक समझा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पाई खुदाई के बजाय टीलों की अस्तर की विन्यास अनुसरण किसने किया? तो यह किया था व्हीलर ने किया था। किसने किया था? व्हीलर ने किया था। ठीक है, आगे आइए, आगे क्या कह रहा है? आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं। पूछेगा कि कपास के टुकड़े मिले हैं तो हड़प्पा से मिले। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है कि कुछ मुहर पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठे दिखाई गई। आप देखिएगा कि पूछेगा कि पालथी मारकर योगी के रूप में मुद्रा पर बैठे दिखाए गए हैं, यह किस पर था? तो आप मुहर पर था, ये आप याद रखिएगा। किस पर था छाप? ये मुहर पर था। ठीक है, अर्ध शिव मुहरों पर दिखते हैं। सबसे प्रारंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद था में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ पे है कि लिंग जो है उस पुरस्कृत पर पत्थर का कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इधर तो उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन बनने वाला तो हो गया। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता जो था ना 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच खोजी गई थी। उसके बाद में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम का रिपोर्ट कब आया था? तो 1875 ईस्वी में आया था। माधव स्वरूप और हड़प्पा उत्खनन किया था 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था 25 में हुआ था। ये आप याद रखें। व्हीलर कब आया था? जो टिल्ले का खनन के बजाय टिल्लों पर ध्यान दिया था, तो ये व्हीलर था 1946 ईस्वी में आया था। तो आपका जो है दोस्तों वह आपका प्रथम चैप्टर समाप्त हो गया। और इस वीडियो को 5000 व्यू आप लोग कराइएगा तो अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। और सभी 12-11 क्लास का सभी बुक आपको सलूशन इसी माध्यम से ऐसा ही किया जाएगा। आप लोग इसको देखिए और इसको याद कीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा और आप अच्छे नंबर से क्या क्वालिफाई हो जाइएगा। थैंक यू, बाय दोस्तों। शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए।